गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 20th ऑफ सितंबर। माय नेम इज जितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं देख लेते हैं पर ब्रीफली। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 मतलब ये मिल्क रेवोल्यूशन की हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया मिल्क की प्रोडक्शन में इंडिपेंडेंट ही नहीं बना बल्कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी बन गया है। सरकार उसी को अभी एक स्टेप आगे लेके जाना चाहती है और यहाँ पे जो फोकस रहने वाला है वो रहेगा वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, तो इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एमेबिक मेनिंगो एफ्लाइटिस क्या है, ये केरला के अंदर थोड़े समय पहले भी हम लोगों ने बात किया था। वहाँ पे एक अमीबा की वजह से फैलने वाला एक डिसीज हुआ था, उसके बारे में बात कर सकते हैं। उसके अलावा महादाई प्रोजेक्ट जो कि कर्नाटक के अंदर चल रहा है, लास्ट वीक भी हम लोग ने इसको डिस्कस किया था, थोड़ा सा उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे रिवीजन के तौर पे, बेसिकली आप इसको कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, आज का ये आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब दिल से वैसे अच्छा लगा क्योंकि इंडिया की प्रोग्रेस दिखा रहा है। हो सकता है इंडिया फ्यूचर में अपना खुद का एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना दे, उसकी तैयारियां बेसिकली यहां पे शुरू हो चुकी हैं। तो बहुत ही पावरफुल एक लॉन्च व्हीकल इंडिया बनाने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। इसरो के द्वारा ये होगा। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है, इकोनॉमी वाले सेक्शन से थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं क्योंकि टर्म जो होती है, टर्मिनोलॉजी होती है, यहाँ से खूब सवाल यूपीएससी पूछता है। उसके अलावा स्पॉटेड डियर के बारे में बात करेंगे और नागा किंग चिली फेस्टिवल जो कि नागालैंड के अंदर होता है हर साल, उसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। थोड़ा ऊपर से बताते चलता हूँ क्या पूरी कहानी। कहानी ये है बेसिकली व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 लॉन्च कर दिया गया है और इसका प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है। जो हमारी पहली रेवोल्यूशन थी उसके बारे में सबको पता है, जिसे हम लोग व्हाइट रेवोल्यूशन या फिर ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, इसे कुछ लोग मिल्क रेवोल्यूशन भी कहते हैं, जिसकी वजह से इंडिया मिल्क प्रोड्यूसर में जो है वो इंडिपेंडेंट बन गया था और आज भी। और अमूल का दूध तो शायद सबने पिया ही होगा, इसका कोई ना कोई प्रोडक्ट सबने कंज्यूम किया ही होगा। तो ये जो मिल्क है बेसिकली, जो गोवा बेस्ड एक कंपनी है अमूल, ये उसी दौरान जो है वो निकला था यहाँ से। तो उसका नेक्स्ट स्टेप सरकार जो है वो लॉन्च करना चाहती है। इस बार जो फोकस रहने वाला है इस व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 का, वो रहेगा बेसिकली वीमेन फार्मर्स के ऊपर। जो वीमेन होती हैं, देखिए घर का काम तो सभी करती हैं, खेत का काम भी करती हैं, लेकिन वीमेन का ज्यादातर काम या तो अनपेड होता है या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड होता है। सरकार का कहना है कि भाई ये जो वीमेन काम करती हैं वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेल करते हैं। तो वीमेन फार्मर्स या जो एनिमल हस्बेंड्री करती हैं, गाय भैंस पालती हैं, उनके काम को भी प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज किया जाएगा अंडर दिस। तो इसमें होने वाला क्या है, तो वीमेन फार्मर के ऊपर फोकस किया जाएगा। लोकल मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होने वाला है। जो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे और डेयरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को भी हम लोग यहाँ पे ध्यान रखने वाले हैं। अब अभी क्या होता है इंडिया में, 660 लाख लीटर मिल्क हर दिन कोऑपरेटिव्स के द्वारा प्रोक्योर किया जाता है। प्रोक्योर का मतलब ये होता है जैसे छोटे छोटे गांव होते हैं, कस्बे होते हैं, जहां पे लोग कैटल्स पालते हैं, भैंस पाल रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, जो भी है, उनका दूध इकट्ठा करते हैं। वो फिर दूध अर्बन एरियाज में जाता है, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होके उस दूध से फिर आप पनीर बना सकते हो, उससे आप घी बना सकते हो, बटर बना सकते हो, वो अलग अलग प्रोडक्ट्स रहते हैं। अभी क्या रहता है हमारे यहाँ पे, एक दिन में 660 लाख लीटर दूध प्रोक्योर किया जाता है बाय डिफरेंट कोऑपरेटिव्स। सरकार का कहना है कि ये टारगेट हम लोग 1000 लीटर तक लेके जाएंगे और अगले 5 सालों में ये प्रोक्योरमेंट हम लोग 50% से भी ज्यादा इंक्रीज करने वाले हैं। अभी इंडिया में जो 1 लाख डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको हम लोग और ज्यादा अपग्रेड करने वाले हैं। अपग्रेड कैसे करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, वो सब उसके अंदर हम इसे इंक्लूड करने वाले हैं। और अगर कहीं पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है तो उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर देंगे। हर पंचायत के अंदर गवर्नमेंट का ये कहना है हम लोग प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, जिसका फोकस डेयरी पे होगा और फिशरीज पे होगा। ये हम लोग करने वाले हैं। उसके अलावा जो डेयरी फार्मर्स होंगे उनको रुपए किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, माइक्रो एटीएम की सुविधाएं उनको दी जाएंगी। उसके अलावा जो कोऑपरेटिव्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, गांवों में काम करते हैं, उनके बीच में कोऑपरेशन जो है वो बढ़ाया जाएगा। और इनसे जो भी पैसा आएगा दूध बेचने से, जो मतलब गवर्नमेंट जब प्रोक्योर करेंगे कोऑपरेटिव्स, पैसा कहाँ जाएगा, वीमेन के अकाउंट में वो डायरेक्ट पैसा जाने वाला है। यहीं से पता लगता है वीमेन एम्पावरमेंट का। उसके अलावा नेशनल जो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है अपना, इसके द्वारा इनिशियल फंडिंग दी जाएगी। लेकिन सरकार ने यह कहा है कि भैया फंडिंग की टेंशन मत करो,
हम लोग बजट में भी एनिमल हस्बेंड्री की जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके थ्रू बजट में भी हम लोग पैसा अलॉट करने वाले हैं। मतलब ये स्कीम कोई कच्ची स्कीम नहीं है भाई। बजट के थ्रू अगर किसी स्कीम को पैसा मिल रहा है इसका मतलब वो सरकार उसमें लॉन्ग टर्म जो है वो विजन देख रही है। डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाएगा। अभी इंडिया में लगभग 70,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं विलेजेस में, उनका पूरी तरह से डिजिटलाइज यानी कि कंप्यूटराइजेशन उनका किया जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी मतलब इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो 13 जनवरी 1970 को किया गया था। डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन, ठीक है, ये बहुत ही रिनाउंड फिगर हैं भैया, और इनके द्वारा इनको शुरू किया गया था। नेशनल मिल्क ग्रिड उस समय बनाया गया था 700 टाउन्स और सिटीज़ के अंदर। और इंडिया एक ज़माने में मिल्क डेफिशिएंट एक कंट्री हुआ करता था, मतलब हमारे यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा थी, उसी कंपैरिजन में सप्लाई हमारे यहाँ पे कम हुआ करती थी। लेकिन 1998 के अंदर इंडिया ने यूएसए को, जो कि सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर था, उसको ओवरटेक कर लिया, और आज दुनिया की टोटल मिल्क प्रोडक्शन का इंडिया 22.29% करता है। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है बेसिकली जो ऑपरेशन फ्लड था हमारा उसका। चलिए, अमीबा मेनिंगो नेफ्लाइटिस क्या है? देखिए, थोड़े समय पहले में हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ा था, केरला के अंदर ये हुआ था बेसिकली। केरला में कुछ बच्चे तालाब में खेल रहे थे और उनमें से एक बच्ची के नाक में पानी चला गया, वो कंटेमिनेटेड वाटर था, और उस वाटर के अंदर एक प्रोटोजोआ था जिसका नाम होता है नाइग्लेरिया फॉलरी। ये हम लोग ने पहले भी टॉपिक किया था। ये उस बच्ची की नाक के थ्रू उसके ब्रेन में चला गया, और जब एक बार ब्रेन में चला जाता है ना, फिर आप उसको कुछ नहीं कर सकते भाई। ये धीरे धीरे ब्रेन को कंज्यूम करना, उसको खाना शुरू कर देता है। इसीलिए इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा भी बोलते हैं। ये वायरस नहीं है, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये एक प्रोटोजोआ है, ये एक अमीबा है। आपने याद रखना, मैंने आपको वैसे सजेशन दिया हुआ है कि आप एक टेबल जरूर बनाएं। जो भी डिसीज वगैरह अपने सामने आती हैं, जिनका जो न्यूज़ में रहती हैं, आप वहाँ पे ज़रूर मेंशन करें उस डिसीज़ का नाम, वो कहाँ पे इन्फेक्शन शुरू हुआ उसका, ठीक है, जहाँ से शुरुआत होती है, वो उसका एजेंट कौन है। उसका एजेंट मस्कीटो है, किसी वाइल्ड लाइफ से आ रहा है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ फंगस है, जो भी उसका सोर्स है। यहाँ से डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाला है। ठीक है, ये जो प्रोटोजोआ अमीबा होता है, जब ये किसी फ्रेश वाटर के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, तो वहाँ से हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है। तो अब हुआ ये, मतलब ये जो कमाल की बात हुई है वो ये हुई है, अभी तक दुनिया में, पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 11 केसेस में ही सर्वाइव किया गया लोगों के द्वारा। सिर्फ 11 केस ऐसे हुए दुनिया में आज तक कि इस प्रोटोजोआ से इन्फेक्टेड पर्सन को बचाया जा चुका है। लेकिन इस साल गोवा के अंदर 19 केसेस हुए, जिनमें से 11 केसेस को सक्सेसफुली रिकवर कर लिया गया। ये है भाई सक्सेस केरला की। पूरी दुनिया में 11, सिर्फ पूरी दुनिया में 11 और केरला के अंदर 11, अकेले केरला में। इसी वजह से केरला की सक्सेस स्टोरी को इतना जबरदस्त माना जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा, इवन WHO भी इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये एक लिटरेरी, मेडिकल लिटरेचर के अंदर एक माइलस्टोन साबित होगा। केरला ने इतना कमाल कर कैसे दिया। यूजली जब ये प्रोटोजोआ किसी को इंपैक्ट करता है ना, तो लगभग 97% केसेस में मान के चलिए डेथ कंफर्म होती है, लेकिन केरला के अंदर ये सिर्फ 26% हुआ। 14, हाँ सॉरी, ये 11 नहीं है, 14 केसेस हैं। मतलब पूरी दुनिया में 11 केसेस और केरला में 14 केसेस सक्सेसफुली किए गए। कारण क्या है? कारण ये कि भाई हाई विजिलेंस किया गया, केस फाइंडिंग क्लिनिक्स किया गया, जो डॉक्टर्स थे आसपास के एरिया में जहां पे लग रहा था कि फैल रहा है, उनको हाई अलर्ट पे रखा गया, कैंपेन चलाए गए, और जिन गाँव में लग रहा था कि वहां पे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं इस तरह के, उन गाँव में जो झीलें थी, जो लेक थे, जो पॉन्ड्स थे, वहां पे लोगों को नहाने के लिए मना कर दिया गया। और एक अमेरिकन जो यूएसडी है, जो जिसे हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर द डिसीज कंट्रोल एंड द प्रिवेंशन कंट्रोल भी बोलते हैं, इन्होंने एक दवाई इंट्रोड्यूस की गई है अमेरिका में जिसका नाम है मिल्टेफोसिन। ये याद रखना है, प्रीलिम्स में पूछेगा आपसे। तो जब किसी को ये प्रोटोजोआ होता है तो उसको एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दी जाती है, लेकिन एक दवाई नहीं होती है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन होती है, कॉकटेल बोलते हैं उसको बेसिकली हम लोग एंटीबायोटिक का। उसके अंदर ये ऐड की गई, स्पेशली अमेरिका से मंगवाई गई, और जब ये लोगों को इसको दिया गया तो काफ़ी बेनिफिट जो है उनको मिला।
ये है बेसिकली केरला की सक्सेस स्टोरी। ये जब अपनी नाक में जाता है उसके बाद भाई आपका टेस्ट खराब हो जाता है, हेडेक होने लगता है, धीरे धीरे कन्फ्यूजन होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, आपकी गर्दन बहुत टाइट हो जाती है, वोमिटिंग आ जाती है, और 10 दिन के लगभग लगभग आदमी की यहाँ पे डेथ हो ही जाती है बेसिकली। और थैंक्स टू द मेडिकल डिपार्टमेंट ऑफ केरला एंड द केरला गवर्नमेंट ऑल्सो, जिसने ये कमाल करके दिखाया है। वो थोड़ा सा आपने उस कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है। प्रोटोजोआ से फैलता है, अमीबा से फैलता है, फ्रेश वाटर के अंदर होता है जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, जो दवाई यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है अमेरिका से वो आपने याद रखनी है। जो 4-5 चीज़ें हैं इस आर्टिकल के बारे में जो प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है। चलिए, महादाई प्रोजेक्ट क्या है? ये हम लोगों ने कुछ टाइम मतलब पिछले हफ्ते ये टॉपिक भी किया था महादाई। ये एक रिवर है भैया महादाई, और यहाँ पे देखिए जरा, ये गोवा है और इधर कर्नाटका है। उसके अलावा महाराष्ट्र से भी ये बिलोंग करती है, क्योंकि इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं महाराष्ट्र से आती हैं। और तो बेसिकली यहाँ पे कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र तीनों ही इस रिवर से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इसका जो बेसिन है रिवर का वो तीनों स्टेट से बिलोंग करता है। दिक्कत ये हुई कि कर्नाटका के अंदर एक प्रोजेक्ट आया महादाई रिवर के ऊपर, और इन्होंने कहा कि भैया हम लोग वहाँ पे कनाल बनाएंगे, कलासा बंदुरी कनाल। इस कनाल से क्या होगा, नॉर्थ कर्नाटका के अंदर बेसिकली जो वाटर डेफिशिएंट रीजन है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी की कमी रहती है, वहाँ पे पानी सप्लाई कर देंगे। अब ठीक है, उन्होंने बोल दिया तो, लेकिन गोवा ने ऑब्जेक्शन कर दिया। ठीक है, गोवा के अंदर इस रिवर को मांडोवी रिवर भी कहा जाता है, केरला के अंदर इसको महादाई रिवर कहते हैं। गोवा ने कहा कि नहीं साहब, हम इस प्रोजेक्ट को नहीं बनने देंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं। काली और सह्याद्री टाइगर रिजर्व, जहां से ये रिवर जा रही है, ये जब कनाल बनेगी ना, इस कनाल को बनाने के लिए इन टाइगर रिजर्व का लगभग लगभग 11 हेक्टेयर लैंड ली जाएगी। तो इससे क्या होगा, टाइगर रिजर्व का एरिया कम हो जाएगा। अब टाइगर एरिया का रिजर्व कम नहीं हो सकता विदाउट द परमिशन ऑफ एनटीसीए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया था कुछ साल पहले, लेकिन जो हमारा नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, इन्होंने अप्रूवल देने से मना कर दिया था, क्योंकि इन्होंने कहा भाई टाइगर रिजर्व को आप लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप कुछ और जुगाड़ लगाइए, हम यहाँ से नहीं होने देंगे। अब जब कर्नाटक ने दोबारा से यहाँ पे थोड़ा प्रेशर डाला है गवर्नमेंट के ऊपर, तो शायद नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है इसको अभी रिविजिट कर सकती है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो परमिशन दे भी देंगे। उस पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा आपने इसको याद रखना है। कर्नाटका ने कहा कि देखिए हम लोग ये जो 11 हेक्टेयर मतलब अराउंड 10.6 हेक्टेयर लैंड जो ले रहे हैं ना, इसके बदले में हम लोग कहीं और पे जंगल लगाएंगे। इसे कहा जाता है कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन। उसके अलावा कर्नाटक की सरकार ने यह भी कहा कि भाई गोवा से, महाराष्ट्र से हम लोग एक ऑल पार्टी डेलीगेशन कर्नाटक में बुलाएंगे, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को देखेंगे, स्टडी करेंगे, और सबकी मंजूरी जब होगी ना, सब अग्री करेंगे, तब हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हम जो इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं ना, वो किसी जेन्युइन कंसर्न की वजह से चला रहे हैं बेसिकली। कर्नाटका के नॉर्थ वाले हिस्से में, क्योंकि वो एक रेन शेडो जोन होता है, तो इस वजह से क्या है, वहाँ पे पानी की काफ़ी कमी रहती है। और मांडोवी रिवर ट्रिब्यूनल जब सरकार के द्वारा बनाया गया था 2018 में, इस ट्रिब्यूनल का वर्डिक्ट आया था जिसमें इन्होंने अलग अलग स्टेट्स को पानी अलॉट कर दिया था। गोवा को यहाँ पे 24 मिला था, कर्नाटका को 5.4, महाराष्ट्र को 1.33 टीएमसी दिया गया था। हालांकि कर्नाटका और ज़्यादा डिमांड कर रहा था, क्योंकि कर्नाटक में पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, और एक इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट भी है, तो इंडस्ट्री को भी डिमांड रहती है। फिर बाद में 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि कर्नाटका को हम लोग 13.42 टीएम CFT जो है वाटर दे सकते हैं। ये है पूरी कहानी बेसिकली। तो महादाई रिवर कहाँ है वो आपने याद रखनी है, कौन कौन सी स्टेट इस डिस्प्यूट के अंदर इन्वॉल्व है वो याद रखनी है, टाइगर रिजर्व यहाँ पे कौन से इन्वॉल्व है वो आपको याद रखना है। तो छोटी छोटी चीज़ें याद रखोगे तो प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक है, देखिए लॉन्च व्हीकल मतलब रॉकेट कह सकते हो, जो सैटेलाइट्स को लेके जाता है स्पेस के अंदर, वो लॉन्च व्हीकल या उसको रॉकेट बोलते हैं। जैसे दिवाली पे आप रॉकेट चलाते हो वैसा ही है। अभी हमारे पास जो सबसे पावरफुल रॉकेट है उसे हम लोग बोलते हैं GSLV Mark 3। ठीक है, या उसको लॉन्च व्हीकल Mark 3 भी बोलते हैं, सबसे पावरफुल है। इससे पहले हमारे पास हुआ करता था PSLV, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर हमने बनाया जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, और उसका नाम हम लोगों ने बाद में चेंज कर दिया। अब हम लोग इससे भी पावरफुल बना रहे हैं, इसका नाम रखा जाएगा NGLV सूर्या, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। देखिए बनने में समय लगता है, GSLV बनाने को हमें 20-25 साल लग गए थे,
तो इसको बनाने में टाइम तो लगेगा, लेकिन सरकार ने इसके लिए प्रोसेस शुरू कर दिया है। लगभग 8,000 करोड़ से ऊपर सरकार ने इसके लिए अलॉट किया है, और 2040 तक, ठीक है, इसको बनाने का इरादा है हमारा। 2035 तक बना के तैयार कर देंगे, उसके बाद कुछ साल की टेस्टिंग होगी, क्योंकि 2040 तक हम लोग चाहते हैं कि मून के ऊपर हम लोग मैन लैंडिंग करवाएं, है ना। देखिए 27 मान के चलिए, 26 या 27 में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे। चंद्रयान 4 जब लेके जाएंगे, सॉफ्ट लैंडिंग मतलब हेलीकॉप्टर जैसी जो होती है, धीरे धीरे नीचे आता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है मून के सरफेस पे, वहां से सैंपल कलेक्ट करेंगे। ये शुरुआत है बेसिकली। 2040 तक हम लोग एक इंसान को, एक एस्ट्रोनॉट को मून के ऊपर उतारने वाले हैं, लेकिन वो जीएसएलवी से नहीं होगा ऑब्वियसली, वो हमारा होगा जो नया हम लोग नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बनाने वाले हैं, इसरो बनाएगा उसको, उसके द्वारा किया जाएगा। तो जो लो अर्थ ऑर्बिट है, जो कि 1000 किलोमीटर तक होता है बेसिकली, वहां पे 30 टन का जो सैटेलाइट है वो लेके जा सकता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है बेसिकली ये। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो बनाया जाएगा फ्यूचर में, शायद ये रीयूजेबल भी हो सकता है। जैसे अभी दुनिया में कंपनी है स्पेस एक्स, अमेरिकन कंपनी है, इलॉन मस्क की कंपनी है, वो एक रॉकेट बनाती है फैल्कन 9, फैल्कन सीरीज का है वो रीयूजेबल है, मतलब वो सैटेलाइट को लेके जाता है, फिर वापस धरती पे आ जाता है, उसका थोड़ा बहुत डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, उसको फिर से ले जाते हैं, उससे खर्चा बहुत कम हो जाता है, आपका कॉस्ट कम हो जाती है, टाइम भी सेव हो जाता है, और जो स्पेस जंक होता है, कूड़ा कचरा होता है स्पेस में, वो भी कम हो जाता है, वो हम लोग लेके जाएंगे। फ्यूचर में आइडिया ये है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हम लोग बना सकते हैं। और अगर आप अगले 50-60 सालों की बातें करें, 70-80 सालों की बात करें, तो शायद जो इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन है वो भी हम लोग इसका यूज करके कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत एडवांस होने वाला है। तो आप मून से मार्स पे, मार्स से वीनस पे, वीनस से मरकरी पे आराम से घूम सकते हो। हमारी आने वाली जनरेशन जो है 100 साल के बाद लगभग वो ऐसा आराम से कर पाएंगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। तो सरकार उसके लिए बेसिकली तैयारी चल रही है। इस समय जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें इंडिया का कोई रोल ऐसा है नहीं। चाइना खुद का एक अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, और रशिया भी अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। तो इंडिया ने भी कहा है भाई हम भी लोग स्पेस में कुछ ना कुछ करेंगे, तो हम भी अपना बनाएंगे अपना फ्यूचर में। लेट्स सी क्या होता है। तो उसके लिए मुझे बड़ी अच्छी पर्सनली न्यूज़ बहुत मज़ेदार लगी है। एनीवेज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, तो इनकी एक एसोसिएशन है बेसिकली। तो उसने सेबी के साथ मिलकर अभी कुछ जो है यहाँ पे चेंजेस किए हैं, वो ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये REITS होता क्या है। इसे बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट मतलब जैसे लैंड हो गया भैया, बिल्डिंग हो गई, प्लॉट हो गए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसे रियल एस्टेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट लाइक ए म्यूचुअल ट्रस्ट के जैसा होता है। जैसे मान लो आपको लैंड परचेज करनी है कोई, ठीक है, या परचेज भी नहीं करनी है, लेकिन आप लैंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप नहीं चाहते किसी कंपनी के शेयर्स खरीदें, क्योंकि वो थोड़े से ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। आप चाहते हो कोई लैंड के शेयर्स खरीदें, लेकिन लैंड के शेयर आपको डायरेक्ट तो स्टॉक मार्केट में मिलते नहीं है। तो इसमें होता क्या है, एक ट्रस्ट बनाई जाती है, जिसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बोलते हैं। ये ट्रस्ट लोगों से पैसा इकट्ठा करती है, मतलब इन्वेस्टर से, ठीक है। जैसे मैं इन्वेस्टर हूं, आप इन्वेस्टर हो गए, कोई और इन्वेस्टर हो गए, हम लोगों ने 20-30-50 लाख रुपए, करोड़ों रुपए, 10-20 करोड़ रुपए जोड़ के एक ट्रस्ट बनाई। और ये ट्रस्ट क्या करती है, फिर बाद में रियल एस्टेट, यानी कोई बिल्डिंग हो गई, कोई या कोई प्रॉपर्टी हो गई, उसको खरीदती है और उसको ओन करती है। ध्यान रखना है, आप ओनर नहीं हो भाई, आप एक इन्वेस्टर हो ट्रस्ट के अंदर, वो ट्रस्ट ओनर है उस लैंड का, ठीक है। अब आपने तो उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, उस लैंड का क्या होगा, उस लैंड से रेंट आएगा, ठीक है, उस लैंड से आएगा रेंट, कितना भी रेंट आ सकता है, वो रेंट फिर आपको मिलेगा, तो ये आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो एक ट्रस्ट है, ये एक ट्रस्ट है, आप यहां पे इन्वेस्टर हो, इस ट्रस्ट ने कोई लैंड को परचेज किया और उसको ओन किया, आप इस ट्रस्ट के शेयर्स परचेज करते हो, आप लैंड परचेज नहीं करते हो, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। आप लैंड ना तो परचेज कर रहे हो, ना ही आप लैंड को, प्रॉपर्टी को डेवलप कर रहे हो। आपने एक बनी बनाई प्रॉपर्टी ली, उसको रेंट पे चढ़ाया ट्रस्ट ने, मतलब, और ट्रस्ट को जो पैसा मिलेगा वो पैसा आपको एज अ प्रॉफिट के तौर पे बांटेगा। ये प्रोसीजर बेसिकली यहां पे रहता है। अब ये जो ट्रस्ट है ये सेबी से रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, सेबी से रजिस्टर्ड होती है,
और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द स्पॉन्सर और द इन्वेस्टर हु क्रिएट्स द ट्रस्ट ट्रांसफर्स ओनरशिप और द प्रॉपर्टी टू द REIT इन द एक्सचेंज ऑफ द यूनिट्स। ठीक है, तो जैसे इसने यहां से प्लॉट खरीदा ट्रस्ट ने, तो इसको कुछ यूनिट मिलेंगी, लेट्स से 100 यूनिट्स मिल गई इसको। ठीक है, सो ध्यान से रखिए, ओनरशिप नहीं है, आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी, आप सिर्फ यूनिट खरीद रहे हो भाई। यू आर ओनली परचेजिंग द यूनिट, यू आर नॉट परचेजिंग द लैंड। ठीक है, ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। तो बाद में जो ट्रस्ट है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवा सकती है। तो जो लोग भी इस यूनिट को परचेज करना चाहते हैं वो आराम से स्टॉक मार्केट की तरह इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कई तरह की RETIs होती हैं, जैसे एक होती है भैया इक्विटी वाली, जो जैसे मैंने आपको बताया उसमें इनकम जनरेट होती है आपकी यूनिट के थ्रू। एक होती है मॉर्गेज वाली, मतलब ट्रस्ट ने कोई लैंड खरीदी, उसको मॉर्गेज कर दिया, बाद में आपको पैसा मिल गया। और एक जो है दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हाइब्रिड बोलते हैं, कभी कभी रेंट मिलता है, कभी कभी मॉर्गेज मिलता है, कभी कभी यूनिट मिलती है, तो मिक्सचर है बेसिकली सबका। इंडिया में इसको 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन 2019 में एनफोर्स हुआ था बेसिकली ये। और इस समय इंडिया में 4 REITs हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, और वो सबसे काम चल ही रहा है बेसिकली। और इनका ये कहना है कि ये जो ट्रस्ट होती हैं वो ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ 10% शेयर ही, मतलब यूनिट ही अपने पास रख सकती हैं, 90% यूनिट्स को उसको इन्वेस्टर को देना ही पड़ता है। वो थोड़ा सा आपने याद रखना है। उसके अलावा अगर जो इन्वेस्टर होते हैं उनको थोड़ा बहुत इनकम टैक्स के अंदर थोड़ा बेनिफिट उनको मिल जाता है इसकी वजह से। ठीक है, चलिए, स्पॉटेड डियर। ठीक है, ये देखिए स्पॉटेड डियर, इसको चीतल भी बोलते हैं, और इंडिया में जंगलों में बहुत पाया जाता है भाई। ठीक है, जितने भी हमारे यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व हैं, कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया हो, चीतल आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। छोटे छोटे जो जू होते हैं हमारे यहाँ पे, चिड़ियाघर होते हैं, सभी में आपको चीतल देखने को मिलता है। थोड़े ब्राउन से कलर का रहता है और इसकी बॉडी पे व्हाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको चीतल बोलते हैं। ये न्यूज़ में इसीलिए है कि जो पेंच टाइगर रिजर्व है, ठीक है, कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है, वहां पे चीतल की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है, ओवर क्राउडेड हो गया है भाई। लगभग 40,000 चीतल है वहां पे, इतने ज्यादा हो गए कि संभाले नहीं जा रहे हैं वहां पे। देखिए, चीतल को खा कौन रहा है, चीतल फूड किसका होता है, लेपर्ड, टाइगर, जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं, जैकॉल होते हैं, वो इसको खाते हैं। लेकिन ये जो पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर बायोडाइवर्सिटी इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है ना, ग्रासलैंड इतनी उपजाऊ होती है यहाँ पे कि वो उनको खाने के बाद भी ये खत्म नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है ज्यादा। हाँ, इसका एक एडवांटेज तो नजर आता है। इसका एडवांटेज ये है कि जो क्यूनो नेशनल पार्क के अंदर जब चीता को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, तो यहां से लगभग 2000 चीतल हम लोगों ने वहां पे ट्रांसफर कर दिए थे, और हम लोग करते रहते हैं। मतलब ये समझ लीजिए आपके लिए एक रेजर्वोयर है चीतल का। तो कहीं पे लेके जा, कहीं पे फूड की कमी होती है ना, तो हम लोग यहाँ से उठा के ले जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई तो डेफिनेटली ये फिर ओवर ग्रेजिंग कर सकते हैं, और वो हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए, इकोसिस्टम के लिए ओवरऑल डेंजर भी होता है, राइट। उसके अलावा इसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है भैया चीतल का, ये सेक्सुअली डायमॉर्फिक होता है। डायमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि जिस स्पीसीज के मेल और फीमेल के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे मेल थोड़ा बड़ा होता है, 70 to 90 kg का होता है, और फीमेल 35 to 40 kg रहता है, लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रहता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में। देखिए, ये एक चिली है। 2 साल पहले आई वेंट टू नागालैंड, और वहाँ पे मुझे याद है लंच में मुझे ये चिली मिली थी, और उन्होंने मुझे थोड़ी सी चिली दी थी और ये कहा था सब थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान से खाना, काफ़ी तेज़ है। लेकिन हम लोग दिल्ली वाले, हमें लगा कि भाई कितनी ही तेज़ होगी। जैसा मैं घर पे लगाता हूँ मिर्ची, चटनी जो मिर्ची की थी बेसिकली, उससे थोड़ा सा मैंने कम लगा दिया, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हॉट थी। मुझे याद है उसके बाद मैं खाना नहीं खा पाया था और पीपल एक्चुअली लाफ्ड ऑल्सो। उन्होंने कहा सर ये यहाँ की नहीं, दुनिया की सबसे हॉटेस्ट चिली में से मानी जाती है। इसे नागालैंड किंग चिली भी कहते हैं बेसिकली, ठीक है। और वहाँ पे फेस्टिवल होता है 2022 के बाद, 2-3 साल से लगातार नागालैंड के अंदर ये फेस्टिवल होता है, नागा किंग चिली फेस्टिवल। उस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको बस याद रखना है। उसके अलावा इसको राज मिर्ची भी कहते हैं, राजा मिर्ची मतलब किंग ऑफ द मिर्चीज भी कहते हैं। बहुत हीट होती है भाई इसकी। एक यूनिट होती है जिसे बोलते हैं स्कोविल हीट यूनिट्स, जिसकी वजह से जो चिली होती है, मिर्चा होती है, उसकी हॉटनेस को मेज़र किया जाता है। और यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, तो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2006 में इसने बनाया था, और 2008 में इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग भी मिल गया था नागालैंड से। यूजली नवंबर और दिसंबर के मंथ में जो है वो हार्वेस्ट की जाती है।
और नागालैंड क्योंकि एक ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन है, तो वहाँ पे फूड वगैरह जल्दी ख़राब हो जाता है। फूड को प्रिजर्व करने के लिए बेसिकली मिर्ची का यूज़ किया जाता है वहाँ पे, ठीक है? तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपने थोड़ा सा इसको याद रखना है। तो आई थिंक आज के टॉपिक हम लोग ने ठीक ठाक से कवर कर लिए हैं। ये नंबर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर किसी तरह की कोई भी इंक्वायरी है, कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।